चलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी पढ़े थे। आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो और हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हेडिंग डालो factors affecting crystal field stabilization energy। crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy। कहने का मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कब वो ज्यादा होगी कब वो कम होगी, इसकी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। इसका डिस्कशन होना है और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लीजिए। अच्छा, जो बात है वो हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही करेंगे। ठीक है, जनरल हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। चलिए, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वही गैप है। डेल ओ नॉट जो है वही गैप है, उसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स जब लिगैंड आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाल करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है जिसके कारण बॉन्ड बन जाता है। तो उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। याद आ रहा है? अब वो एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, 2-3 हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए वो गैप क्यों आता है? वो गैप अट्रैक्शन के कारण आता है कि रिपल्सन के कारण आता है? वो गैप रिपल्सन के कारण आता है। वो गैप रिपल्सन के कारण आता है। किसके किसके बीच? सेंट्रल मेटल एटम की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों के बीच और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, उतना ज्यादा गैप आएगा, उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सेंट्रल मेटल आयन है, उसके पास लिगैंड्स हैं, उसके पास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए लिगैंड आ रहा है, लिगैंड के पास क्या होगा? लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, लिगैंड के पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है, जब लिगैंड जितना ज्यादा पास में आता है उतना ज्यादा क्या होगा? रिपल्सन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा? रिपल्सन। दोनों के बीच उतना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो जितना पास में आएगा लिगैंड और सेंट्रल मेटल के बीच का जो डिस्टेंस होगा कम होगा, उतनी ज्यादा रिपल्सन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन orbitals of CMI and ligands, lone pair of electron of ligands, ऐसे कह सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, इनके बीच हम फिर से बता रहे हैं, आपको पता है रिपल्सन के कारण स्प्लिटिंग होती है और उसी के कारण क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है। तो जितना पास में रहेगा लिगैंड ऑर्बिटल के उतने ज्यादा क्या करेगा? रिपल्सन कराएगा। मतलब डिस्टेंस अगर कम होगा, डिस्टेंस अगर लेसर होगी, डिस्टेंस क्या होगी? लेसर। किसकी किसकी डिस्टेंस? लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम की। तो डिस्टेंस अगर लेसर होगा तो रिपल्सन, डिस्टेंस अगर लेसर होगा तो रिपल्सन ग्रेटर होगा। और अगर रिपल्सन ग्रेटर होगा CFSC दैट इज
डेल नॉट क्या होगा, ग्रेटर होगा। डेल नॉट क्या होगा, ग्रेटर होगा। डिस्टेंस लेसर होगा तो रिपल्सन ग्रेटर होगा, और रिपल्सन ग्रेटर होगा तो CFSC भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गया, जितना ज्यादा रिपल्सन या जितना मिनिमम डिस्टेंस उतने ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या, जेड इफेक्टिव कह लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताइए, अगर सेंट्रल मेटल एटम पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, लिगेंड को उतना तेजी से पास खींचेगा, और लिगेंड को जितना तेजी से वो पास खींचेगा दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी। अब लिगेंड के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो सीधे कह दीजिए आप क्या, डेल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ग्रेटर द जेड इफेक्टिव ग्रेटर द डेल नॉट। चलो ये देख लीजिए। अब अगर हम आपसे कह दें 3D हो, 4D हो, 5D हो, 3D 4D 5D, अगर इन सब की बात किया जाए तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, 3D 4D और 5D, ठीक है। ये इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये क्या होगा, लेस CFSC, लेस CFSC, ठीक है। चलिए ये हो गया। दूसरा और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर देंगे। ये देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम आपसे कहें तो दूसरा आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट सेंट्रल मेटल एटम, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट सेंट्रल मेटल एटम। अब भाई अगर सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो लिगैंड को तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी ज्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है। तो रिपल्सन के कारण स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, CFSC बढ़ जाएगी। तो इसको भी हम बोल सकते हैं डेल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, CFSC, डेल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट CMA, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट CMA, ठीक है। अब जैसे आपसे एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल कर लो, जैसे आपसे कह दे K4 FeCN6 ये है, और K3 FeCN6, ठीक। अब बताइए यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, -6 + 4 तो +2 आएगा,
यहां पर -6 + 3 तो +3 आएगा। तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो इसका डेल नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल नॉट या फिर 3 प्लस डेल नॉट या फिर 3 प्लस इज ग्रेटर देन डेल नॉट या फिर 2 प्लस। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अब और फैक्टर्स आप देख सकते हैं। और फैक्टर्स में आप ये ले सकते हैं। तीसरा, चलो तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से मतलब क्या है? लिगेंड्स क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। और जो जितना आसानी से डोनेट करेगा, डोनेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल मेटल एटम के पास जाना पड़ेगा। और पास जाएगा तो अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ रिपल्सन भी होगा। ठीक है, तो जो लिगेंड जितना अच्छा लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, या कहिए जो लुईस बेस होगा बेटर। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है? CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, या आप कहिए गुड डोनर होना चाहिए, गुड डोनर। और गुड डोनर होगा तो वो क्या होगा? लुईस बेस होगा। जो लिगेंड जितना बेटर बेसिक होगा, जितना इलेक्ट्रॉन अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, वो गुड डोनर जो होंगे वो बेटर लुईस बेस होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बॉन्ड मजबूती से बनेगा। और जिस समय बॉन्ड बन रहा होगा उस समय ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्सन भी हो रहा होगा, तो स्प्लिटिंग भी बेटर हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ गुड एक्सेप्टर भी, गुड एक्सेप्टर का मतलब बॉन्ड मजबूत बनाना होगा। जितना अच्छे से वो दे उतना अच्छे से वो ले, तो वहां पर देखा जाता है CFSC ग्रेटर होगा। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कहां पे थी आपको पता है ना? अगर लिगेंड में कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, तो आपको पता है जो कार्बन डोनर वाले होते हैं ये बेटर होंगे, बेटर लिगेंड होंगे। ठीक है, तो इनके कारण जो लिगेंड बनेंगे उनकी CFSC क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी तरह से आप साइज देख सकते हैं CFSC को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा सेंट्रल मेटल एटम की लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, कौन सा कम कराएगा। और इसी बेसिस पे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी डिसाइड करते हैं। जो लिगेंड जितना ज्यादा स्प्लिटिंग करा देगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जो लिगेंड वीक स्प्लिटिंग कराएगा, कम स्प्लिटिंग कराएगा, वो वीक लिगेंड होगा। ठीक है, और इसी बेसिस पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड किया है। ठीक है, इसी बेसिस पे नेचर ऑफ लिगेंड आ गया। नेचर ऑफ लिगेंड इसी बेसिस पे डिफाइन हुआ है कि जो ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो कम स्प्लिटिंग कराएगा उसको वीक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये अब एक पॉइंट और, ये तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई। अब हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी, चलो पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी को हम लोग P से लिखते हैं।
पेयरिंग एनर्जी को हम लोग पी से लिखते हैं। तो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, पेयर कराने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी ना। एनर्जी रिक्वायर इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy required in pairing of electron in orbital called pairing energy, represented by P। अब याद रखिएगा, अगर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर वो एनर्जी अगर हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है, वो एनर्जी अगर लिगेंड प्रोवाइड करा पाएगा तो वो क्या कहते हैं, पेयरिंग करा लेगा। हम फिर से क्या बोल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है, तो वो अगर कम एनर्जी लिगेंड प्रोवाइड करा देगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। और अगर वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, लिगेंड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एनर्जी वो प्रोवाइड करा सके, तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, पहला, अच्छा, इस पेयरिंग एनर्जी को हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से कह रहा है इफ डेल नॉट इज लेस देन टी, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो जो गैप है उससे भी ज्यादा क्या है, पेयरिंग एनर्जी है, तो क्या वो एनर्जी लिगेंड प्रोवाइड कर पाएगा। वो एनर्जी अगर लिगेंड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, मतलब लिगेंड उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, तो ऐसे लिगेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिगेंड को ही हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड ऐसे ही कहते हैं। और जब पेयरिंग नहीं करा रहा है, तो पेयरिंग नहीं करा रहा है तो आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बताइए, अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करा रहा है, पेयरिंग नहीं हो रही है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोगों ने बोला था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, अगर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी हमारा लिगेंड प्रोवाइड नहीं कर पाता, और ऐसे लिगेंड होंगे जो पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, उनके फील्ड के कारण उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने के लिए, तो उन लिगेंड्स को हम लोग दे देते हैं क्या, उन लिगेंड्स को हम नाम देते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, और वीक फील्ड लिगेंड हो गए पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, अब दूसरी बात, वो
बीवीटी की सारी बातें यहाँ एक्सप्लेनेशन में आ जा रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस इफ डेल नॉट ग्रेटर देन पी, मतलब पेयरिंग एनर्जी लेसर है। ध्यान सुनना, पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, ठीक है, और उस कम एनर्जी को लिगेंड प्रोवाइड कर लेता है। जब लिगेंड आता है तो उसके कारण जो फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसके कारण जो एनर्जी बनती है वो उतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सके। और ऐसे लिगेंड को जो पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड करा करके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है डेल नॉट से CFSC से, तो पेयरिंग टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और अगर पेयरिंग हो रहा है तो पेयरिंग किसके कारण हो रहा है? उतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण। तो वो जो एनर्जी, जितनी पेयरिंग एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को देने वाले लिगेंड्स को हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, पेयरिंग एनर्जी हो गई, तो आपने कहा था ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऐसे को कहते हो तो बताओ, पेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनों में स्पिन कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपके माइंड में और बैठेगा। ये तो हमने पॉइंट लिखा दिया, ठीक है। फिर से आप सोचिए जरा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, बोलो इस लाइन को, पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। कि किसी आदमी को पता लगा वो एकदम फ्लोर पर है और उसको क्या कहते हैं 10वें तल्ले पे चढ़ना है, 10वें स्टोरी पे चढ़ना है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, वो नहीं चढ़ेगा, नीचे ही रह जाएगा। लेकिन अगर कम एनर्जी चाहिए तो चढ़ जाएगा, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरा, अब इसको हम लोग कैसे समझें? हम लोग इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझ लेते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में जैसे आप ये देख लीजिए, ये ठीक 1 2 3 4 5 हमने यहां पे दिखा दिया, ये स्प्लिटिंग हो रही है और ये स्प्लिटिंग हो गई, ये एनर्जी गैप है, ये ऑक्टेट डेल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये डेल नॉट है, ठीक। और उसी तरह से हम यहां दिखा रहे हैं, यहां दिखाने के लिए हम ये कुछ ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए जरा, यहां पे जो एनर्जी गैप है हमने वो कितना लिया है? डेल नॉट, ठीक। अब बताइए, हमने आपको बताया था कि जो स्प्लिटिंग जितना ज्यादा कराएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बोलिए। और जो स्प्लिटिंग कम कराएगा वो क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। बात सुन आ रहा है? जल्दी से देखिए, तो यही तो हमने बताया था। अब यहां पर क्या होगा? यहां डेल नॉट ज्यादा है, यहां क्या है? डेल नॉट ज्यादा है, और यहां क्या है? डेल नॉट कम है। और अगर डेल नॉट कम है तो वीक फील्ड लिगेंड, बोलो वीक फील्ड लिगेंड। और ये देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर हम सपोज कर रहे हैं यहां डेल नॉट ज्यादा है, और अगर डेल नॉट ज्यादा होगा, डेल नॉट ज्यादा होगा पी से, डेल नॉट ज्यादा है पी से, और यहां क्या होगा? यहां डेल नॉट
डेल नॉट लेस देन पी है। देखो जरा सही है, डेल नॉट लेस देन पी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी यहां पेयरिंग एनर्जी क्या है? यहां पेयरिंग एनर्जी कम है और यहां पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब अगर पेयरिंग एनर्जी यहां कम है तो यहां पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक, और यहां पेयरिंग नहीं होगी तो यहां वीक फील्ड लिगेंड होगा। यहां पर लिगेंड कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड WFL। और यहां पर क्या होगा? यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब D1, D2, D3 से तो रिजल्ट आएगा नहीं, D4 से आप कंपेयर करते हो। तो अगर हम D4 का कॉन्फ़िगरेशन करें यहां पर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जरा बताइए 1 2 3। अब बताइए पेयरिंग एनर्जी यहां पर क्या है? पेयरिंग एनर्जी यहां पर ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी यहां पर ज्यादा है। और पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। यहां पर क्या है? यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है तो पेयरिंग हो जाएगी। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन देखो, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 2 3। अब बताइए चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? नहीं जा पाएगा भाई, बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या है? ये ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो नहीं करेगा, यहीं पर जो लो एनर्जी काम, जो लेस एनर्जी में काम होगा वही काम पहले हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देख लीजिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो ये T2G है, ये EG है, ये T2G है, ये EG है। पिछले क्लास में हमने सिखाया था। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया T2G3 और EG1। और यहां पर क्या होगा? यहां T2G4 और EG0, T2G4 और EG। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग CFSE का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। determination of CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हम लोग CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में CFSE कैलकुलेट कर लीजिए। तो जरा देखिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए ज्यादा पूछा जाता है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने यही पढ़ा था 1 2 3 4 5। 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं EG के फॉर्म से, EG के नाम से, और 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं T2G के नाम से। तो आपको पता है ये पूरी एनर्जी क्या थी? ये डेल नॉट थी, ये बैरी सेंटर था, बैरी सेंटर से ये कितना जाता है? ये प्लस 0.6 डेल नॉट, प्लस 0.6 डेल नॉट, और ये क्या जाता है? माइनस 0.4 डेल नॉट। ठीक है, तो CFSE
CFSC अगर निकालना है तो ये देखो, ये टोटल निकालना है, इन दोनों का सम ये होगा। क्यों भाई, बेरी सेंटर के ऊपर जितना प्लस हुआ, बेरी सेंटर के नीचे जितना माइनस हुआ, उन दोनों का सम डेल नॉट के बराबर होगा। तो CFSC इक्वल्स टू, जल्दी से बोलिए, -0.4 n T2G प्लस 0.6 n EG डेल नॉट ऑफ वेक्टर फील्ड प्लस XP ये। अब आप एक एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए। n T2G क्या है? n T2G क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल या T2G एनर्जी लेवल ये कह सकते हैं। और Ng क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और X क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्प्लिटेड d ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल d ऑर्बिटल, ठीक है। ये स्फेरिकल d ऑर्बिटल है, और ये क्या है? ये स्प्लिटेड है, ये पूरा स्प्लिटेड है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? CFSC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। D1 से लेकर के D10 तक के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में हम लोग डिटेल में CFSC कैलकुलेट करेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दोनों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।